मेरी शादी एक अमीर घर में हुई थी। शादी की पहली रात को मेरे सास और ससुर ने कहा कि बेटी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। फिर एक दिन मैंने यह बात अपने पति को बताई। जब मैं अगली सुबह उठी तो मेरे सास और ससुर घर पर नहीं थे। जब मैंने अपने पति से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह अपने रिश्तेदार के घर गए हैं। मुझे कुछ अजीब लगा। जब मैं अपने सास ससुर के कमरे में गई तो मैंने अंदर का नज़ारा देखा और मेरे पैर कांपने लगे। अंदर मेरा नाम साक्षी है। घर के हालात से तंग आकर मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी शिक्षा अच्छी थी। मैं किसी भी कंपनी में अच्छी नौकरी पा सकती थी। मुझे हमेशा से पढ़ाई का शौक था और मैंने अपने शौक को बड़ी मेहनत से पूरा किया। इसका कारण यह था कि मेरे पिताजी की शिक्षा के मामले में कभी भी यह पुरानी सोच नहीं रही कि लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि वह हमेशा इस बात पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि लड़कियों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उनकी यह सोच बहुत महत्वपूर्ण थी और उनकी यह सोच मेरे लिए बहुत अच्छी थी और मेरे लिए बहुत लाभदायक साबित हुई। उन्होंने मुझे कभी पढ़ने से नहीं रोका, जबकि हमारे रिश्तेदारों का कहना था कि एक लड़की के लिए पढ़ना लिखना बेकार की बात है। तुम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। एक दिन तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी होगी और उसे अगले घर जाना ही पड़ेगा। ऐसे में इस पर इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। मेरी बुआ हमेशा मेरे पिताजी को सलाह देती थी कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी की शादी कर दो। लेकिन मुझे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उससे पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोच सकती थी। हम 2 बहन-भाई थे। मेरा भाई छोटा था, इसलिए वो पापा के काम में हाथ नहीं बटा पाता था। इसलिए मैंने तय कर लिया था कि जब तक मेरा भाई बड़ा नहीं हो जाता, मैं अपने पापा का ख़्याल रखूँगी, उनका हाथ बटाऊँगी और इस घर को सँभालूँगी और उनकी कंपनी चलाने में उनकी मदद करूँगी। क्योंकि मेरे पिता हमेशा बहुत मेहनत करते थे। उनकी मेहनत किसी से छिपी नहीं थी। उन्होंने न तो दिन देखा ना रात। वो हमारे लिए खूब मेहनत करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके जायज़ तरीके से पैसे कमाए थे और मेरी इच्छा पूरी की और हम दोनों बहन और भाई का पालन-पोषण किया। वह मेरी फ़ीस भरते थे कि जितनी उनकी हैसियत भी ना थी। घर पर कम खर्च करते थे, अपने शौक पूरे नहीं करते थे, लेकिन मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाते थे। मैं पढ़ लिख जाऊँ और मेरा शौक पूरा हो जाए, यह मेरे पापा का सपना था। पापा ने मुझे कभी इस मकसद से नहीं पढ़ाया कि बाद में मैं उनके लिए पैसे कमाऊँ। पापा सिर्फ़ मेरा शौक पूरा करना चाहते थे। पापा अक्सर कहा करते थे कि वो अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। मेरे पापा हम बच्चों की खुशी के लिए जहाँ तक हो सकता था सब कुछ करते थे। हमें उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही, जबकि मेरी माँ ने भी उनका हर मामले में पूरा साथ दिया था। मेरी माँ बहुत अच्छी माँ थी, यहाँ तक कि वह बहुत अच्छी पत्नी भी साबित हुई। मैं सोचा करती थी काश मेरा हमसफ़र मेरे पापा जैसा हो। हम अपनी छोटी-सी ज़िंदगी में बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को उलट-पुलट कर दिया। मेरी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। उसी समय पापा ने मेरी शादी कराने का फैसला कर लिया और मैंने भी उनके प्रस्ताव पर ज़्यादा आपत्ति नहीं जताई। पापा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। पापा की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी। हालाँकि मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पापा की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी। मैं पापा का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन पापा ने कहा कि अगर तुम शादी कर लो और अपने परिवार का हिस्सा बन जाओ, तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगा। पापा को कोई चिंता नहीं रहेगी। पापा ने मुझे समझाया कि अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहती हो, तो इस तरह करो कि तुम शादी के लिए राज़ी हो जाओ और मुझे अपना फ़र्ज़ निभाने दो। मजबूरी में मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। पापा के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मेरा हाथ माँगा। पापा खुशी-खुशी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। मुझे पापा के दोस्त के बेटे से कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, पर मैं ये सोचकर चुप रही कि पापा मेरे साथ जो भी करेंगे, अच्छा ही करेंगे। शादी की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। मेरे पापा ने मेरे लिए वो सब कुछ खरीदा था, जो एक पिता अपनी बेटी को देने के बारे में सोचता है। मुझे लगता है मेरे पापा ने पूरी कोशिश की थी कि किसी भी चीज़ की कमी ना हो। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, पर दुर्भाग्य से शादी से 1 हफ्ते पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके कारण शादी रोकनी पड़ी। उनके इलाज के लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी। उनके दोनों पैर बुरी तरह से घायल थे और उनके इलाज के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी, जबकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने अपनी कीमती चीज़ें बेच दी, जो मेरे पापा ने बड़े प्यार से मेरे लिए बनाई थी। मेरे लिए मेरे पापा की जान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और मैं उनके लिए कुछ भी बेचने को तैयार थी। इसलिए मैंने अपने दहेज की सारी कीमती चीज़ें बेच दी। और जब मेरे ससुराल वालों को पता चला कि मैंने अपने पापा के इलाज के लिए अपना दहेज का सारा सामान बेच दिया है, यहाँ तक कि अपनी कीमती ज्वेलरी भी बेच दी, तो मेरे ससुराल वालों ने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे लगता था कि उनको मुझ में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो केवल उन पैसों और दहेज से मतलब था, जो पिताजी मुझे शादी के समय देने वाले थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैंने पिताजी के इलाज के लिए अपना सब कुछ बेच दिया है,
तो उनको लगा कि अब इस शादी का कोई उद्देश्य नहीं था। शुरुआत में तो पिताजी के दोस्त शादी को टालते रहे, लेकिन धीरे-धीरे समय बीतने के साथ उन्होंने अपना असली स्वभाव दिखाया और अपने बेटे की शादी किसी और के साथ में तय कर दी। ऐसे में हमारे परिवार की हालत समय के साथ-साथ खराब होने लगी। मुझे पापा के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। अब मेरे पास नौकरी करने का एक कारण था, इसलिए मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मुझे नौकरी मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, जिससे हमारा घर का खर्च चलने लगा। फिर एक दिन मेरे बॉस ने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं बहुत खुश थी और पूरी तरह से हैरान रह गई। मेरे बॉस ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। ये सब बातें सुनने के बाद और क्या चाहिए था, इसलिए मैंने हामी भर दी और शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने इस बारे में अपनी माँ से भी सलाह ली और उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। क्योंकि मेरी तनख्वाह से हमारे घर का खर्चा चलना मुश्किल था। ऐसे में मैं कोई और नौकरी नहीं कर सकती थी। एक साथ 2 नौकरी करना कोई आसान बात नहीं थी। मेरे बॉस ने मुझसे कहा था कि वो मेरे पिताजी का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करवा देंगे और हमारे घर का सारा खर्चा भी उठा लेंगे। ऐसे में मुझे शादी क्यों नहीं करनी चाहिए थी। मैंने हाँ कर दी और बहुत जल्दी शादी होने के बाद मेरे बॉस मुझे अपने घर ले गए। मैंने सोचा कि मैं उनके ऑफिस में काम करती रहूँगी, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैंने पैसों के खातिर उनसे शादी की है। मैं और बेहतर काम करूँगी, मैं खूब मेहनत करूँगी और अपने माता-पिता और भाई का भरण-पोषण करने की कोशिश करूँगी। वो मुझे अपने घर ले आए। उनका घर बहुत बड़ा था। मैं देखकर हैरान रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने बड़े घर में होगी। मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मैं हालात की मजबूरी से तंग आ चुकी थी और मैं अपने पापा के दोस्त को दिखाना चाहती थी कि अगर उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता तोड़ा तो मैं भी अपनी शादी किसी अच्छे इंसान से कर लूँगी। शादी पर पापा ने अपने दोस्त को बुलाया। जब मैंने निमंत्रण भेजा तो शादी के समय महँगे उपहार और मेरे अमीर ससुराल वालों को देखकर वो चौंक गए थे। उस समय उनके चेहरों पर ईर्ष्या के रंग देखकर मुझे राहत मिली थी। उन्होंने मुश्किल हालात में हमें छोड़ दिया था, पर आज उनसे बेहतर परिवार में मेरी शादी हुई थी। पापा के दोस्तों और उनका परिवार देखता रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी कभी इतने बड़े और अच्छे घर में रिश्ता हो सकता है। जिस समय उन्होंने मेरे रिश्ते को ठुकराया था, उन्हें इस बात का एहसास उसी समय हुआ था, जब उन्हें पता चला कि मैं नौकरी करने लगी हूँ। उस समय भी उन्हें बहुत अफ़सोस हुआ कि काश उन्होंने मुझे अपनी बहू बना लिया होता, तो आज उनके घर के हालात बदल गए होते और मैं उनके लिए पैसे कमा कर लाती। ऐसे में उन्हें और क्या चाहिए था? लेकिन उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। जिस जगह उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, वह लोग थोड़े अमीर थे, लेकिन उतने ही घमंडी थे। शादी के 2 महीने बाद ही उसने उन्हें दिन में तारे दिखा दिए थे और उनकी औकात याद दिला दी थी। उनकी बहू के बारे में सुना था कि वो अपनी सास को हर दिन बेइज्जत करती थी और फिर शादी के 2 महीने बाद मुझे खबर मिली कि वो अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी है, जबकि पिताजी के दोस्त और उनके परिवार वाले पैसों के लालच में थे। अब मेरी शादी को कुछ दिन बीते थे। मेरे पति ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे साथ-साथ उन्हें मेरे परिवार वालों की भी चिंता रहती थी। मुझे बहुत राहत थी कि हमारा साथ देने वाला कोई था। मैंने पता लगा लिया था कि मेरे पिताजी का इलाज अच्छे अस्पताल में चल रहा है, जिससे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। मेरे पिताजी के पैर जल्द ही ठीक हो जाएँगे और वो जल्द ही अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। मैंने सोचा जैसे ही मेरे पिताजी के पैर ठीक हो जाएँगे, मैं अपने पति मोहित से कहूँगी कि अब आपको मेरे माता-पिता के घर का खर्चा उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पिताजी अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। आपने हमारे लिए जो किया है, वो बहुत है। मेरे पापा को बहुत बुरा लगता था कि मेरे पति उनके घर का खर्चा उठा रहे थे। लेकिन मैंने पापा से वादा किया था कि जैसे ही आप ठीक हो जाएँगे, आप अपना खर्च खुद चलाएँगे। आपको अपने दामाद से खर्च की ज़रूरत नहीं होगी। पापा इस शर्त पर राज़ी हुए थे कि बाद में मैं आपका एक-एक पैसा चुका दूँगा। मैंने पापा को सांत्वना भी दी थी कि आपको जैसा ही ठीक लगे, आप वैसा करें। लेकिन फिर भी अभी के लिए आपको मुझसे मदद लेनी ही पड़ेगी। मेरे पति ने आज तक कभी यह कहकर मुझ पर कोई एहसान नहीं जताया कि मैं आपके घर का खर्चा उठा रहा हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में अपने पति जैसा इंसान नहीं देखा। खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं और मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं, जबकि मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे पापा की पूरी जिम्मेदारी उठाते थे। ऐसे में मैं अपने पति को किसी फरिश्ते से कम नहीं समझती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। सास ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताती थी। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर घर में नज़र नहीं आती थी। जब भी मैं उनके सामने जाती तो वो मुझसे कहती कि बेटी भाग जाओ यहाँ से। जहाँ उनकी ये बात मुझे परेशान करती थी, वहीं मुझे डर भी लगता था कि मैं ऐसे साँस कैसे ले पाऊँगी। वो ऐसी बातें क्यों करती थी? जब मैं उनसे पूछती कि ऐसी बातें क्यों करती हो?
मुझे इस घर में किस बात का डर है, तो वह जल्दी से अपने कमरे में चली जाती और मुझसे कहती कि जो मैंने कहा है वो करो, वरना इसी में तुम्हारी भलाई है, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, शायद जान से भी हाथ धो लो। पर ऐसा कुछ नहीं था, मोहित मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा था। अब मैं कान खुले रखती थी कि शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए जिससे मैं इस बात की सच्चाई का पता लगा सकूं। मेरी सास ऐसा क्यों कहती है? मैंने देखा कि घर के नौकर अपने काम में व्यस्त थे। वो मुझसे कभी बात नहीं करते थे। जब भी मैं घर के नौकरों से बात करना चाहती या उनसे कुछ भी पूछने की कोशिश भी करती तो वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते थे। काम के अलावा वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। अगर मैं घर के बारे में या मेरी सास के बारे में कुछ पूछती तो वो कहते कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हम यहाँ नए हैं। इन सब बातों में एक और बात है जो हैरान करने वाली है। इसके पीछे वजह क्या थी पता नहीं। मेरे पति जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, इतने हमदर्द इंसान थे कि वो मेरे घर वालों की चिंता करते थे, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत दूर थे। वो कभी ऑफिस से आकर अपनी माँ से मिलने उनके कमरे में नहीं जाते थे, ना ही वो कभी अपनी माँ से बात करते थे, जैसे उन्हें पता ही नहीं कि उनकी माँ भी इस घर में मौजूद है। वो दोनों कभी साथ नहीं बैठे थे और ना ही एक दूसरे से बात करते थे। यहाँ तक कि मेरी सास भी अपने कमरे में ही खाना खाती थी। ये कैसे संभव था कि एक घर में सिर्फ दो लोग मौजूद हो और वो दोनों एक दूसरे से इतनी दूर हो? ये काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। एक बेटा अपनी माँ के साथ इतना बेरुखी से पेश कैसे आ सकता है, वो भी मोहित जैसा इंसान जिसके अंदर इतनी इंसानियत थी कि वो मेरे माता पिता की इतनी परवाह करता था। वह दूसरों की समस्याओं के प्रति बहुत अच्छा था। वह अपनी माँ को इस तरह कैसे नज़रअंदाज कर सकता था? सारी चीज़ें देखने के बाद भी मैंने अभी तक अपने पति से बात नहीं की थी। मैं डरी हुई थी, कहीं उसे मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए और वह मुझसे नाराज़ ना हो जाए, जबकि मैं उसे बिल्कुल भी नाराज़ करना नहीं चाहती थी। उसका मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत एहसान था, इसलिए मैं किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी और मैं वैसे भी अपने काम से काम रखती हूँ। यह उसका और उसकी माँ का मामला था। मैंने सोचा था कि धीरे-धीरे समय बीतता जाएगा और मैं मौका निकाल कर बात करूँगी कि इन सब के पीछे क्या कारण है। लेकिन दिन पर दिन मेरी सास मुझे कुछ नया बताती, कुछ ऐसा जो मुझे परेशान कर देता। मैं उनकी बातों से परेशान हो जाती और मेरी कई कीमती चीज़ें भी मेरे कमरे से गायब होने लगी। अब मुझे लगने लगा था कि शायद इस घर में वास्तव में कुछ अनहोनी होती है। शायद यही कारण है कि मेरी सास कह रही थी कि चली जाओ, तुम यह घर छोड़कर भाग जाओ। पहले तो सिर्फ मुझे परेशानी होती थी, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा कि कहीं इस घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं, जो मेरे कमरे से सामान गायब हो रहा था, जबकि मैं अपना कमरा खुद साफ करती थी और कोई नौकर भी मेरी इजाज़त के बिना मेरे कमरे में नहीं जा सकता था। वैसे भी नौकर की हिम्मत नहीं होती थी कि वो चीज़ें गायब करे। वो कोई आम चीज़ें नहीं थी। एक दो चीज़ें गायब हो भी जाती तो चलता। जब ऐसा हुआ तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब यह सिलसिला नहीं रुका तो मैंने घर के सभी नौकरों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, लेकिन मुझे इससे कुछ भी पता नहीं चला। सभी ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। मैडम, हमने आपका कुछ भी नहीं उठाया है। मेरी सास मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद कमरे से बाहर आ जाती थी और मुझसे कहती थी कि अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो, इसी में तुम्हारा भला है। वह यह भी कहती थी कि यहाँ रहकर तुम खुद को बर्बाद कर लोगी, जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकल जाओ, जिंदगी से आज़ाद हो जाओ और भाग जाओ। कुछ दिनों तक तो मैं यह सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन ये सब बातें मुझे बहुत परेशान करने लगी। तो इस समस्या का समाधान ढूंढना जरूरी हो गया था। मैं अपनी समस्या को ख़त्म करना चाहती थी और यही एक समाधान था। मैं पति के ऑफिस से आने का इंतजार करने लगी। मोहित जैसे ही आया, मैंने मौका देकर मोहित से यह बात कही। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे तुम्हारी माँ पिछले कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रही है। इन सब बातों के पीछे क्या कारण है, मैं जानना चाहती थी कि अगर कोई कारण है तो वह मुझे साफ साफ बता दे। लेकिन मोहित ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं इस समय बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए इस बारे में अब और बात ना करें। यह कहकर मोहित सोने के लिए लेट गया। जब मैं सुबह उठी तो घर में कहीं भी मेरी सास दिख नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मोहित ऑफिस जाएगा तो वो अपने कमरे से बाहर आ जाएंगी, लेकिन मोहित के जाने के बाद भी मेरी सास कमरे से बाहर नहीं आई। फिर मैंने उनके कमरे में झांक कर देखा। मैंने नौकरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बड़ी मैडम घर पर नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जब शाम को मोहित ऑफिस से घर लौटा तो मैंने उससे पूछा कि उनकी माँ कहाँ गई। आज से पहले तो वो कभी कहीं नहीं गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसका मुझे पता नहीं था। अब मैं अपने पति के ऑफिस जाने का इंतज़ार करने लगी। उस दिन जैसे ही मेरे पति गई, मैं अपनी सास के कमरे में गई और उस कमरे की तलाशी ली। लेकिन जैसे ही मैंने चादर हटाई, मेरी जान निकल गई। नीचे मेरा हीरो का सेट लेटा हुआ था, जिसे मेरे पति ने शादी के मौके पर मुझे मुंह दिखाई पर दिया था और शादी के 2 दिन बाद वह मेरे कमरे से गायब हो गया था और मुझे अब तक उसका पता नहीं चला था।
मैं हैरान थी कि वह मेरी सास के कमरे में कैसे आया और उनके बिस्तर के नीचे क्या कर रहा था। यह हार का सेट तो मेरी सास ने चुराया है, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगी जबकि वह खुद इस घर की मालकिन है। उनका इस घर पर मुझसे ज़्यादा हक था। वह इतने सालों से इस घर में रह रही थी, उनके पास ऐसे कई सेट उपलब्ध होंगे, तो उन्हें मेरे उस सेट की क्या ज़रूरत थी। हो सकता है किसी नौकर ने यह काम किया हो, लेकिन अगर नौकरों ने ये काम किया होता तो वह उसे चुराकर अपने साथ ले जाते। उसे मेरी सास के कमरे में क्यों रखा था? मैंने वहाँ से वह सेट उठाया और पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी। मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली। जो चीज़ें मिली वे सभी मेरी चीज़ें थी जो शादी के बाद खोने लगी थी। मैं सोच रही थी कि शायद वो सारी चीज़ें इसलिए खो रही है क्योंकि इस घर में कोई साया मौजूद था। पर हकीकत ये थी कि ये सारी चीज़ें गायब थी और मेरी सास के कमरे में मौजूद थी। तो क्या मेरी सास चोर थी जो चीज़ों को चुरा कर यहाँ रख रही थी? पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी सास ऐसा क्यों कर रही थी और फिर अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। ये दोनों ही बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैंने घर के नौकर से पूछा तो पता चला कि बड़ी बेगम साहिबा सुबह से ही घर से निकली हुई है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई है या क्यों गई है। मेरे पति ने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों के घर गई है, पर मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं ऑफिस में काम करती थी। उस समय मेरी और मोहित की शादी नहीं हुई थी और न ही उस समय ऐसी कोई बात थी। उसने मुझे कहा था कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। फिर अचानक उसकी माँ के करीबी रिश्तेदार कहाँ से आ गए? क्या मेरे पति मुझसे झूठ बोल रहे थे या मेरी सास? मैं सोच रही थी कि मुझे इस घर से भाग जाना चाहिए। क्या सच में इस घर में कुछ गड़बड़ थी और इसलिए मेरे पति ने मेरी सास को इस घर से गायब कर दिया था ताकि वो मुझे सच ना बता पाए? मैं ये सारी बातें अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि मुझे अपनी सास के कमरे में जो भी सामान मिला था, वो मैं अपने साथ ले आई थी। अब मैं अपने पति से सारी बातें करना चाहती थी, मैं उन्हें पूरी सच्चाई बताना चाहती थी। उनकी माँ को ऐसी क्या परेशानी थी जो मुझे नहीं पता थी। जब मैं नहीं थी, तब से पहले इस घर में क्या होता था? जब भी मेरी कोई चीज़ खोती थी, तो मेरे पति हमेशा कहते कि मैं इसे तुम्हारे लिए नया लाऊँगा। कोई भी चीज़ों के बारे में इतना मत सोचो, उसे खो जाने दो, कोई बात नहीं। मैंने ये सारी चीज़ें उठाई और अपने कमरे में ले आई ताकि मैं अपने पति को दिखा सकूँ और उनसे पूछ सकूँ कि ये सारा सामान तुम्हारी माँ के कमरे में मिला था, तो उन्होंने मेरा सामान क्यों चुराया? क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी या कोई और वजह थी? जो भी था सच सामने आने ही वाला था और मैं भी बिना सच जाने इस घर पर नहीं रहने वाली थी। मैं अपनी सारी मजबूरियों को किनारे रखना चाहती थी, पर इतनी बड़ी बात सामने थी, ये कोई आम बात नहीं थी। मैं इसे मामूली बात समझकर नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती थी। अगर कोई नौकर ऐसा कुछ करता तो बात समझ में आती, पर घर की मालकिन ने ऐसा काम किया, ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी और जो मेरे पति बहुत अच्छे से जानते थे, पर शायद वो मुझे बताना नहीं चाहते थे। वो मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते थे, पर जितना हम किसी व्यक्ति की सच्चाई से दूर जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह व्यक्ति हमारा पीछा करता है। और मैं भी कभी नहीं डरी। मैंने हमेशा हालात का डटकर सामना किया था। मैं कभी भी डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं थी और आज भी मैं इस परेशानी से पीछे नहीं हट रही थी। अगर इस राज को जानने की कीमत पर मुझे ये घर छोड़ना पड़े तो मैं ये कीमत भी चुकाने के लिए तैयार थी। मैं जानती थी कि इस वक्त मुझे अपने पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि एक तो उन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी थी और मुझे इज्जत दी थी, मैंने मान भी लिया था। और दूसरा उनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था कि वो मेरे घर वालों का भी बहुत ख्याल रखते थे। पर इसके बावजूद भी मैं इतनी बड़ी बात छुपाकर चुप नहीं रह सकती थी। मैं अब अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने वो सारी बातें उनके सामने रख दी और उनसे पूछने लगी कि ये सब क्या है? ये सब बातों से वो चुप हो गया। मैंने कहा, क्या तुम्हें इस बारे में पहले ही पता था कि तुम्हारी माँ ने ये सब किया है? लेकिन मोहित ने मुझे यह नहीं बताया कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। वो मुझसे ये सच छुपाता था, लेकिन फिर मैंने घर छोड़ने की धमकी दी और फिर मोहित ने मुझे सब कुछ बता दिया कि जो भी कीमती चीज़ें गायब हुई हैं, उसके पीछे मेरी माँ का ही हाथ है। मैंने मोहित से कहा कि तुम्हारी माँ को चीज़ें चुराने की क्या ज़रूरत पड़ी? वो इस घर की मालकिन थी और उसके पास मुझसे भी ज़्यादा महँगी चीज़ें रही होंगी, तो उन्हें इस साधारण सी चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? और वैसे भी मेरे पति ने मुझसे इतना झूठ बोला था कि मैं अब उन पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो मुझसे यह सच छुपाता था, लेकिन फिर मैंने घर छोड़ने की धमकी दी और फिर मोहित ने मुझे सब कुछ बता दिया। जो भी कीमती चीज़ें गायब हुई हैं, उसके पीछे मेरी माँ का ही हाथ है। मैंने मोहित से कहा कि तुम्हारी माँ को चीज़ें चुराने की क्या ज़रूरत पड़ी? वो घर की मालकिन थी और उनके पास मुझसे भी ज़्यादा महँगी चीज़ें रही होंगी, तो उन्हें इन साधारण सी चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? और वैसे भी मेरे पति ने मुझसे इतना झूठ बोला था कि मैं अब उन पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, जबकि उनके तो कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं थे। मेरे पति ने कहा कि वो मुझे ये सब कभी नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अब सच बताना ज़रूरी हो गया है।
और तब दोबारा मेरे पति ने मुझे पूरा सच बताया। मोहित ने बताया कि इस घर में जो औरत थी वो मेरी माँ नहीं थी, बल्कि वो मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी थी। जो मेरी असली माँ थी वो मुझे जन्म देते समय मर गई थी, जबकि वह महिला मेरे पिता के दफ्तर में काम करती थी और मेरे पिता की साधारण सेक्रेटरी थी, जिसने धन के लालच में मेरे पिता से शादी कर ली। यह मेरे पिता की तुलना में उम्र में बहुत छोटी थी। मेरे पिता एक बेटे के पिता थे, इसलिए यह महिला जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी और इसी वजह से वह मेरे पिता को फंसाने में सफल रही। मोहित ने बताया कि उस समय मैं बहुत छोटा था जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई और मेरे दादाजी को भी लगने लगा था कि इस घर में एक ऐसी महिला की ज़रूरत है जो छोटे बच्चे की देखभाल कर सके। छोटे बच्चे को माँ की ज़रूरत है। मोहित ने बताया, उस समय मैं 8 साल का था जब मेरे पापा ने दूसरी शादी की और इस औरत को घर ले आए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगा इसकी असलियत खुल गई थी। वह बहुत चालाक औरत होने के बावजूद धोखेबाज भी थी। उसने सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। पापा के सामने उनकी तारीफें करती और उनके पीछे अपने दोस्तों के सामने बूढ़ा कहकर उनका मजाक बनाती और कहती, मैं कहाँ इस बूढ़े के साथ फंस गई। मैं उस समय 8 साल का था और छोटा था, लेकिन सब समझता था। मुझे वो औरत अब बुरी लगने लगी थी जो मेरे पापा के बारे में ऐसा सोचती थी, मेरे पापा के पैसों पर ऐश करती थी और मेरे पापा को ही बुरा कहती थी। मैं अपने पापा के बहुत करीब था, लेकिन दौलत हासिल करने के चक्कर में इस औरत ने मुझे पापा से दूर कर दिया और पूरे घर पर खुद कब्जा कर लिया था। इस घर से कीमती चीज़ें चुरा ले जाया करती और अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचा देती और मेरे पापा के सामने कहती कि तुम्हारे बेटे को गलत लत लग गई है, वो घर की कीमती चीज़ों को बेचता है और बाहर अय्याशियाँ करता है। जब मेरे पापा घर पर नहीं होते थे तो सारा सारा दिन घर से बाहर घूमती थी, सारे काम अपनी मर्जी से करती थी। मेरे पापा ने भी उसे उस वक्त पूरा हक दे रखा था, वो जो चाहे कर सकती थी। इस औरत ने मुझ पर बहुत जुल्म ढाए थे। इसने मेरे पापा को मुझसे दूर किया था। समय का काम है गुजर जाना, लेकिन उसके साथ सब कुछ बदल जाता है। हमारे घर में भी बहुत कुछ बदल गया था। जो कल तक सब इस औरत के हक में था, आज वो मेरे पास है। पापा ने मरने से पहले वसीयत बना ली थी, जिसमें सारी दौलत उन्होंने मेरा नाम कर दी थी। पापा के मरने के बाद मैंने पूरा बिजनेस संभाल लिया। जब मेरी सौतेली माँ को पता चला कि उनके हाथ अब कुछ भी नहीं आएगा, उन्होंने हालात के सामने सर झुका लिया और मेरे कहने के अनुसार इस घर में रहने लगी। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते इसे इस घर में रख रहा था कि मेरे पापा ने इससे शादी की थी। अब इसका और कोई ठिकाना नहीं था। मैंने उसे इस घर में रहने की जगह दे दी थी। लेकिन जब से मेरी शादी तुमसे हो गई थी, इस औरत ने ठान ली थी कि मेरा घर बसने नहीं देगी। इसलिए वो तुम्हें यहाँ से भाग जाने को कहती थी। कहीं तुम इस घर में रहकर जगह ना बना लो, इस घर की मालकिन ना बन जाओ। मैं काम की वजह से सारा दिन घर से बाहर रहता था और ऐसे में पूरे घर में मेरी सौतेली माँ की चला करती थी। इसीलिए वो तुम्हें डराती थी ताकि तुम डर के मारे यहाँ से चली जाओ, ताकि तुम्हें लगे इस घर में कोई भूतिया साया है। ये बात सुनकर अब मेरे दिल को सुकून आ गया था। मैंने अपना घर छोड़ने का इरादा छोड़ दिया था। सारी सच्चाई खुलकर मेरे सामने आ गई थी। तो यही वजह थी कि मेरा पति अपनी माँ की कोई इज्जत और सम्मान नहीं करता था और ना ही उनके साथ ज़्यादा बात करता था। इंसानियत के नाते उन्होंने अपनी सौतेली माँ को घर पर रखा हुआ था और जब मोहित को यह बात पता चली कि उनकी सौतेली माँ उनके घर को तोड़ना चाहती है, तो मोहित ने माँ को उनके किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया। मोहित ने मुझे बताया कि अब माँ अपने रिश्तेदार के घर रहेगी, इस घर में कभी नहीं आएगी। ये पूरा घर तुम्हारा है और तुम इस घर की मालकिन हो। मैं नहीं चाहती थी कि वो औरत इस घर से जाए, मैं तो सच्चाई जानना चाहती थी। लेकिन मोहित ने अपना घर टूटने से बचाने के लिए उस औरत को यहाँ से भेज दिया था। मोहित ने मुझे बताया कि तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन था, उसी दिन मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा, लेकिन मुझे पता चला तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। इसीलिए मैंने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। लेकिन फिर बाद में पता चला कि तुम्हारी शादी टूट गई है और तुम्हारे परिवार को मदद की ज़रूरत है। इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाए और तुम्हें मदद करने की शर्त रखी और तुम्हारे साथ शादी करने को कहा था। मोहित की पत्नी बनकर आज मैं बहुत खुश हूँ। मोहित ने हमेशा मेरा ध्यान रखा और अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वह अपनी घर की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे माँ बाप हमेशा खुश रहें और मेरा पति भी हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।